नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। कहते हैं इंसान की परख मुश्किलों में ही होती है। इंसानियत मुसीबत के वक्त ही सामने आती है, लेकिन यहां हाल उल्टा है साहब। उत्तराखंड सिसक रहा है, रो रहा है। लोग अभी भी ऐसी जगहों पर हैं, इन हालातों में फंसे हुए हैं कि ना खाना मिल रहा है ना पानी। जहां मिल भी रहा है वहां के हालात सुनकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। तबाही से बचकर आने वाला बता रहा है कि किस तरह मुनाफाखोर ऐसे हालातों में भी पैसों की चमक के आगे इंसानियत को जूतों तले रौंद रहे हैं। जरूरतमंदों से ज्यादा पैसा ऐंठा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मान रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों मरती जा रही हैं हमारी संवेदनाएं। और उत्तराखंड तो देवभूमि कहा जाता है, क्यों मौत पर भी मुनाफा कमाने से नहीं चूक रहे हैं उत्तराखंड के ये कमजर्फ लोग। यही आज का मुद्दा है जो जेरे बहस है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं दिल्ली से। अविकल थपलियाल स्थानीय संपादक देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे भाई सुरेश जोशी। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता के तौर पर सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे विशेष पर बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी ऐसे हालातों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, अपील कर रहे हैं कि देवभूमि के नाम को दाग न लगाया जाए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की अपील पर ही रुक जाएगा मौत पर मुनाफे का दौर? और ये तब है जब मुख्यमंत्री और आपदा मंत्री जब दौरा करते हैं आपदा प्रभावित इलाकों का, तो मुर्दाबाद वापस जाओ के नारे लगते हैं मुख्यमंत्री के लिए भी और आपदा मंत्री के लिए भी। पुलिस में गए, फंस गए, हमें आदमी घूम गया, नहीं मिल गया, सरकार कुछ नहीं कर रही और कुछ नहीं हो पा रहा। न जाने की व्यवस्था हो रही थी, ना आने की, ना हमें डेड बॉडी मिल पा रही है। सब बच्चों को लेके, लेडीजों को लेके, बुजुर्गों को लेके सबको ऊपर चढ़ना। मॉरल का बहुत काम था, लेकिन भैया मौत से बच के आए। इतनी जनता भगवान पे आस्था करके आई है, उनको भगवान ने क्या मंजर दिखाया है। ये दर्द है पानी के सैलाब से तबाह हुई जिंदगियों का। ये दर्द है एक झटके में सालों की मेहनत से संजोई हुई हसरतों के टूट कर बिखर जाने का। ये दर्द है तिनका जोड़कर बनाए घोंसले के उजड़ जाने का। इन आंखों ने वो मंजर देखा है जिसके बाद हसरतों से भरी इन आंखों में बस दर्द ही बचा है। हजारों की मौत हो गई, हजारों लापता है, सैकड़ों घर उजड़ गए, प्रलय आई और सब कुछ तबाह हो गया। जो मर गए वो तो मुक्ति पा गए, लेकिन जो बच गए फंसे हुए हैं उनके लिए मुसीबत दोगुनी हो गई है। एक तो कुदरत ने उनके साथ खिलवाड़ किया, अब मुनाफाखोर नोच खसोट में लग गए हैं। फंसे हुए लोगों के पास ना तो खाना है, ना ही निकल पाने का कोई साधन। इसी बात का फायदा उठाकर पैसे के लालची मुनाफा कमाने में लग गए हैं। कमा रहे हैं, ये गलत बात है, लेकिन फिर वो कमा रहे, कम से कम हमारे इंसान अगर बच जाएंगे, पैसा हमारे लिए अहमियत नहीं, हमारे इंसान हमारे लिए अहमियत है। करके हाथ जोड़ के मिलता है कि आज जो यात्री फंसे हैं उनका सहयोग करें। मुझे शिकायत आ रही है कि बहुत महंगे दामों पर उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, बहुत महंगे दामों पर उनको सुविधा दी जा रही है। तो ये उत्तराखंड का जो हमारी देवभूमि है और हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार आप यात्रियों की मदद करें। जो अब तक किसी तरह आपदा प्रभावित इलाकों से निकल पाए हैं या जिनका संपर्क अपने परिजनों से हो पाया है, वो बता रहे हैं कि कैसे मुसीबत की इस घड़ी में भी अपनी जेब भरने वाले संवेदनाओं को ताक पर रख खुला खेल खेल रहे हैं। जिन पर बीती है वो बता रहे हैं कि 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट 100 रुपए में बेचा जा रहा है। यही नहीं, शरण देने की एवज में भी हजारों रुपया वसूले जा रहे हैं। ऑटो टैक्सी वालों की तो चांदी हो गई है। दोगुने तिगुने दामों पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी
फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हजारों रुपयों की मांग कर रहे हैं। सही बात है, ये भी ऐसा मालूमात मिली है वहां से कि जो हेलीकॉप्टर प्राइवेट अभी चल रहे थे वो भी उसमें आने के लिए लोगों के पास से कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। पहाड़ पर आए प्रलय ने सब लील लिया, लेकिन मुनाफा कमाने वाले अपने काम में लगे हैं। लोग अपने चाहने वालों के लिए सब कुर्बान भी कर दें, लेकिन जान के सिवा कुछ बचा तब तो मौत पर मुनाफा कमाने वालों के मुंह भरे। हम लाख ये दावा करें कि हम इंसान हैं, लेकिन आपदा की इस घड़ी में भी चंद लोग पीड़ितों की दर्द भरी आवाज की जगह सिर्फ पैसे की खनक सुन रहे हैं। ये उस दावे पर सवाल उठाता है कि क्या लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं? क्या इंसानियत का कोई मोल नहीं? क्या जिंदगियों का मोल सिर्फ चंद रुपये ही हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब में मिल रहा है उत्तराखंड में चल रहा मुनाफाखोरी का खेल। ऐसा जवाब जिसे कोई इंसान कहलाने वाला सुनना नहीं चाहेगा। कहते हैं विपदा के समय तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, हैवान भी इंसान बनने में देरी नहीं करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में तो उल्टी ही गंगा बह रही है। पहाड़ों में तिल तिल मरते लोगों से भी मुनाफा कमाने वालों की कमी नहीं है। मुनाफा मौत पर कमाया जा रहा है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। वाकई से दुखद और कुछ नहीं हो सकता। मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र कर रहा हूं। मध्य प्रदेश इंदौर से एक परिवार, 10 लोगों का परिवार, वो केदारनाथ गया था। उनमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, 2 बचे हैं और 3 अभी तक लापता हैं। उनमें एक बूढ़ी अम्मा थी, मेरी उनसे बात हुई कल, वो हमारे रिलेटिव भी लगते हैं। उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि साहब हमारे साथ हमारे परिवार के 2 पुरुष सदस्यों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमने लोगों से कहा कि साहब हमको और इन लोगों को उठा के थोड़ा सा दूरी पर रख दें, दोबारा से ये जो शव हैं खराब ना हो। तो बोला इस काम के लिए मेरे हाथों की अंगूठियां, बाले, गले का हार, कंगन, ये उतरवा लिए गए हमसे और तब ये लाशें और मुझको ऐसी जगह पहुंचाया गया जहां पर मैं कुछ घंटे और जीवन जी सकती होती। भाई सुरेश जोशी, देवभूमि का इतना बुरा हाल। अतुल, मुझे लगता है इससे पहले कुछ बातें और अपन कहें। हाँ, एक गुजराती परिवार 20 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर से वापस निकल पाया, 20 लाख रुपए देके। ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं वहां तंत्र के? क्यों नहीं उन लोगों को तत्काल गैंगस्टर लगा के अंदर किया गया जो इस ढंग का लूट खसोट कर रहे हैं? 3 साधु निकाले गए, 20 लाख रुपए मांगेंगे आप? 3 साधु अमिताभ जी वहां से रेस्क्यू किए गए, उनकी पेटी से 3 करोड़ रुपए की नकदी मिली। फिर दूसरी चीज, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट 100 रुपए 100 में बेच रहे हैं। पानी की बोतल 300 में बेच रहे हैं। हाँ। ये हो रहा है। हाँ। लोग मर रहे हैं, आपदा से कम मरे, भूख से ज्यादा मर रहे हैं। चबूतरे में सुरेश जोशी जी लेटने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, 2000 रुपए घंटा। मुझे मालूम है कि वहां जो लोग पहुंचे आपदाग्रस्त क्षेत्र में सबसे पहले, उनमें सुरेश जोशी जी थे। हाँ। इस बात के लिए मैं इनकी तारीफ करूंगा। हाँ। कम से कम ग्राउंड जीरो पर गए तो वो नेता मुझे कतई स्वीकार्य नहीं जो जहाज से सर्वे करे और देहरादून में बैठकर प्रवचन दे। नहीं, दिल्ली में देहरादून से दिल्ली आके ज्ञान दे रहे हैं। सुरेश जोशी जी की तारीफ इस बात में करूंगा कि ये ग्राउंड जीरो पर गए, दर्द बांटा। और एक सवाल उठाऊंगा, उसके बाद चर्चा आप लोग करिए, बीच बीच में मैं भी कुछ बोलूंगा। मुख्यमंत्री जी, आपदा मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी, चूंकि पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड, और उस जिले के विधायक, जिस जिले में रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा मृत्यु का तांडव हुआ, किसी ने कैंप किया क्या? किसी ने कैंप किया क्या? पॉलिटिकल नेतृत्व किस दिन के लिए होता है? दिल्ली में बर्थडे मनाता राहुल गांधी, किस दिन के लिए होता है राजनीतिक नेतृत्व किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का? अगर गमी में शामिल नहीं हुए हम, तो हम किस लिए हैं? किस लिए हैं? नहीं, इसीलिए ना हम है ना, हम यहां पर पूरी सरकार के साथ
दिल्ली आके माननीय राहुल गांधी जी का बर्थडे मनाने के लिए है ना, विमान से दौरा करने के बाद लफाजी करने के लिए मीडिया कैमरों के सामने हम है ना। जब हम जाते हैं ग्राउंड जीरो पे तो जनता हमारे खिलाफ रोष करती है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती है। वो सुनने के लिए हमारे बेशर्म कान है ना। अविकल थपलियाल, ये है देवभूमि का हाल। अतुल भाई, जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक बिग बुलेटिन किया था और चारधाम के संकटों पर बात की थी। हाँ। ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कहर टूट पड़ेगा प्रकृति का। उस समय भी हमने साधारण वे में ये बात करी थी कि जो चारधाम रूट है इसमें जो मुनाफाखोरी है, जो होटल के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं, 1000 से 4000 हो जाते हैं, जो बिस्लेरी की बोतल 10 रुपए की 50 रुपए में बिकती है, इस पे कौन अंकुश लगाएगा? हाँ। तो उस समय जो मुझे याद नहीं आ रहा कांग्रेस की तरफ से कौन थे, सरकार की तरफ से कौन थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम इस पे अंकुश लगाएंगे। किशोर उपाध्याय। अंकुश लगाना, हाँ किशोर उपाध्याय। हाँ, अच्छा, इसमें अंकुश लगाना बहुत आसान था कि जो जिला प्रशासन है, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है, फूड इंस्पेक्टर है, ये लोग इन पे आराम से अंकुश लगा सकते हैं। ये तो हमने बात करी थी कि जब चारधाम यात्रा सुगम तरीके से चल रही हो। इतनी लंबी बात की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं आपदा काल में प्रोटोकॉल नियम स्थगित होने चाहिए। हर सिपाही को यह अधिकार होना चाहिए, उस वेंडर के गाल पर 4 थप्पड़ मारिए, उसका सामान जब्त करिए, मुफ्त में वितरित करिए और उसको उठा के जेल भेजिए। जो इस आपदा काल में इतना कुकर्म कर रहा है कि 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी 100 रुपए में बेच रहा है, उसको जेल जाना चाहिए। अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सिपाही तब थप्पड़ मारे जब वो मौके पे मौजूद हो। बिल्कुल कहीं पे कोई सरकारी मशीनरी आपको दिख रही है? सेना के जवान के अलावा या आईटीबीपी के जवान के अलावा जितने भी लोग बच के आ रहे हैं, पैसे देके, वो सब उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कहीं कोई सरकारी मशीनरी ही नहीं दिख रही है। और मैं बताऊं, एक एसपी अभी गए हैं एक जिले में जो बहुत आपदा प्रभावित है, नाम नहीं लूंगा, वो उनके पैर कांप रहे हैं, कह रहे मैं आगे नहीं जा सकता। ये तो एसपी की हालत है। जब उसका मैंने एक दृश्य देखा, उसके बाद सुरेश जी से पहले मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि हम 4 लोगों में 5 लोगों में सुरेश भाई ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले खुद देखा अपनी आंखों से। एक बात कहूंगा, भारत की सेना को नमन करते हुए मैंने एक दृश्य आज देखा, कहीं पुल बना दिया सैनिकों ने लेटकर और लोगों से कहा हमारे ऊपर से गुजर जाओ। धन्य है, धन्य है, इनके कारण भारत टिका हुआ है। बाकी चोरों की बदौलत हिंदुस्तान नहीं टिका हुआ है। उनके चलते हिंदुस्तान टिका हुआ है, जिन्होंने अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए अपने शरीर को दे दिया, कहा मेरे शरीर के ऊपर से गुजर जाओ। सुरेश जी, मुझे बताइए, ग्राउंड जीरो पर आप जब पहुंचे तो क्या देखा, क्या दर्द था, क्या व्यवस्था थी? अग्निहोत्री जी, हम लोग 18 तारीख को यहां से निकले थे। जब 18 तारीख को हम सबसे पहले फाटा नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां पर हजारों की संख्या में ग्रामीण और देश के तीर्थयात्री थे, जिसका बहुत बड़ी उस पर हमको सामना करना पड़ा आक्रोश का। इतने आक्रोशित लोग थे कि वो हमको पीट भी सकते थे, मार भी सकते थे। वो ये कह रहे थे कि गो बैक, उनका एक ही बात थी, गो बैक। हमने कहा भाई हम हवाई सर्वे करने नहीं आए हैं और हम आप लोगों के साथ बैठ करके दुख दर्द बांटने के लिए आए हैं। बामुश्किल जो है कि कुछ लोगों ने जो है कि हमको बीच में से वहां पर से निकाल के ले गए। उसके बाद लगभग हम 8 किलोमीटर पैदल, 8 किलोमीटर जो फाटा के इर्द गिर्द का एरिया था, जहां रेस्क्यू कैंप लगे हुए थे, जहां गुजरात के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, जयपुर के लोग रुके हुए थे, उन सब के कैंपों में जाकर के हमने जब वार्ता की, क्योंकि टेलीफोन कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था, चारों तरफ से जो है कि सब कम्युनिकेशन कटे हुए थे, बिजली की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़क पूरी तरह से ध्वस्त थी। तो उसके बाद जब हम लोग वहां से 10 साढ़े 10 बजे गुप्तकाशी पहुंचे शाम को, तो गुप्तकाशी में एक ऐसी जगह थी कि जहां पर एकदम बीएसएनएल का टावर आ गया। तो जो ही बीएसएनएल के टावर को हमने जो है कि वहां पर को रिसीव किया, तो हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात हो नहीं पाई, वो भी फिर भी कट गया। उसके बाद जब हमने चाहा कि भाई यहां प्रशासनिक स्थिति क्या है, प्रशासनिक स्थिति का जायजा लिया जाए, तो हमको दिखने का मिला कि गुप्तकाशी से लेकर, मैं कल 5 बजे तक की आपको घटना बता रहा हूं, कल 5 बजे 5:30 पर हम वहां से वापस आए। 18 तारीख से लेकर कल तक 32-34 घंटे हम उस एरिया में रहे। तो कल 5 बजे तक एक उधार का एसडीएम वहां पर था,
लक्ष्मी चौहान करके, जो दूसरी जखोली तहसील से वो रिलेटेड है, क्योंकि वहां के एसडीएम रमेश तिवारी जी घायल हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डीएम वहां के बीमार हैं, वो उस पर नहीं है। एसपी का कोई पता नहीं है। और गौरी कुंड से, गुप्त काशी से लेकर के केदारनाथ जी तक लगभग जो है कि 16 किलोमीटर गौरी कुंड से केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है और लगभग 30